नमस्कार। सोचिए साल 1942 है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम। जी। पर्ल हार्बर पर जो हमला हुआ उसे मुश्किल से 2.5 महीने हुए हैं। अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, खासकर लॉस एंजल्स जैसा शहर, एक अनदेखे दुश्मन के खौफ में जी रहा है। बिल्कुल, माहौल बहुत तनाव वाला था। और फिर एक रात, 24-25 फरवरी की रात, शहर में एयर रेड सायरन बजते हैं, आसमान में सर्च लाइटें घूमती हैं और अमेरिकी फौज घंटों तक अंधेरे आसमान में गोलियां दागती रहती है। हाँ, इसे लॉस एंजल्स की लड़ाई या बैटल ऑफ लॉस एंजल्स कहा गया। दावा था कि दुश्मन के जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सुबह हुई तो न कोई जहाज, न कोई मलबा, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। आज हम इसी अजीब रहस्यमयी रात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये वाकई वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे मतलब अजीब किस्सों में से एक है। देखिए, हमारे पास उस जमाने के अखबार हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें अलग अलग बातें लिखी हैं। बिल्कुल विरोधाभासी बातें, फिर चश्मदीदों के बयान हैं, बात के एनालिसिस भी हैं। तो हमारा काम है इन सबको एक साथ रख कर देखना कि भाई उस रात हुआ क्या था क्यों हुआ? और इसका असर क्या पड़ा। ये सिर्फ एक मिलिट्री इंसिडेंट नहीं है, ये डर, अफवाह और सच के बीच जो धुंधली सी लकीर होती है ना, उसकी एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल। और हुक तो कमाल का है। पर्ल हार्बर के फौरन बाद अमेरिका के इतने बड़े शहर पे हवाई हमला, सेना 1400 से ज्यादा गोले दाग दे, और सुबह पता चले कि शायद दुश्मन था ही नहीं। है ना अजीब। उस वक्त के माहौल को थोड़ा और समझना जरूरी है मेरे ख्याल से। पर्ल हार्बर का असर कितना गहरा था असल में। बहुत ज्यादा। देखिए, 7 दिसंबर 1941 का हमला अमेरिकियों के लिए एक सदमा था। ये पहली बार था कि उन्हें लगा कि अरे, हमारी जमीन पर भी हमला हो सकता है, ये डर बहुत नया था। खासकर वेस्ट कोस्ट पर। हाँ, कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर तो हर कोई डरा हुआ था। लगता था जापानीज नेवी कभी भी आ सकती है। अफवाहें उड़ रही थी, जासूसों का डर था, मतलब एक अनिश्चितता थी हवा में। और फिर इस डर को और हवा मिली ठीक 2 दिन पहले हुई एक घटना से, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 23 फरवरी 1942 को एक जापानी सबमरीन, I-17 नाम था उसका, उसने सांता बारबरा के पास एलवुड ऑयल फील्ड पर समंदर से गोलाबारी की। अच्छा। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, शायद कोई $500 का ही कुछ बिल्डिंग्स और एक ढांचे को थोड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल असर था वो बहुत बड़ा था। वो तो होगा ही। ये अमेरिकी महाद्वीप पर वर्ल्ड वॉर 2 का पहला सीधा दुश्मन हमला था। अच्छा। इसने साबित कर दिया कि डर सिर्फ डर नहीं है, हकीकत बन सकता है। इसके बाद वेस्ट कोस्ट पर टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। तो माहौल एकदम तनावपूर्ण था। और इसी माहौल में आती है 24-25 फरवरी की रात। क्या हुआ उस रात? कैसे शुरू हुआ सब? देखिए, ये शुरू हुआ 24 फरवरी की शाम को ही। शाम के कोई 7:18 पर नेवल इंटेलिजेंस ने एक वार्निंग दी कि अगले 10 घंटे में हमला हो सकता है। ओके। तो सब अलर्ट हो गए, लेकिन फिर रात 10:23 पर ये अलर्ट वापस ले लिया गया। कालिया खतरा टल गया है। अच्छा, तो लगा कि सब ठीक है। हाँ, माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि देर रात चीजें फिर बदल गईं। मतलब खतरा टला नहीं था। या शायद खतरा था ही नहीं, पर खतरे का एहसास लौट आया। रात के लगभग 2 बजे रेडार पर कुछ अजीब से सिग्नल मिलने की रिपोर्ट्स आईं। अस्पष्ट सिग्नल। हाँ, क्लियर नहीं था कि क्या है। फिर रात 2:25 पर पूरे लॉस एंजलिस में एयर रेड सायरन बजने लगे। फुल ब्लैकआउट। सारी बत्तियां बंद। एकदम। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लाखों लोग अंधेरे में डरे हुए। और फिर आसमान में वो चीज दिखी जिसके बाद फायरिंग शुरू हुई। हाँ, वो हुआ रात 3:06 के आसपास। खबरें आई कि सांता मोनिका के ऊपर कोई अनजान चीज उड़ती हुई देखी गई है। क्या चीज? यही तो कंफ्यूजन था। किसी ने कहा धीमा उड़ता जहाज है, किसी ने कहा गुब्बारा है, किसी ने कहा उस पर लाल रोशनी दिख रही थी। कुछ साफ नहीं था, पर सेना तुरंत हरकत में आ गई और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बिल्कुल। रात 3:16 पर 37वीं कोस्ट आर्टिलरी ब्रिगेड, जिनका काम ही था कोस्ट की हवाई सुरक्षा करना, उन्होंने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से फायर खोल दिया। और ये फायरिंग कितनी देर चली? आपने कहा 1400 गोले, ये तो बहुत ज्यादा है। ये करीब 1 घंटे तक, सुबह 4:14 तक रुक रुक कर चलती रही। सोचिए जरा, आसमान सर्च लाइटों से चमक रहा है, गोलों के धमाके गूंज रहे हैं पूरे शहर के ऊपर। हाँ, और नीचे लाखों लोग दहशत में हैं। किसी को पता नहीं दुश्मन है कौन, कहाँ है, या है भी या नहीं। उस रात लोगों ने क्या देखा? मतलब
चश्मदीदों के बयान कुछ बताते हैं? बयान भी वैसे ही उलझे हुए हैं जैसे पूरी घटना, डर और कंफ्यूजन झलकता है उनमें। लॉस एंजलिस टाइम्स जैसे बड़े अखबार ने अगली सुबह क्या छापा, सुनिए। चमकदार चांदनी रात में विदेशी विमान बड़े और छोटे समूहों में दक्षिणी कैलिफोर्निया के ऊपर उड़ते देखे गए। विदेशी विमान देखे गए? हाँ। अखबार ने तो यही लिखा। एक कोस्टल गनर था, चार्ल्स पैट्रिक, उसने बाद में बताया, मैंने 6 प्लेन देखे, गोले उनके चारों तरफ फट रहे थे, हम सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक्साइटेड थे। 6 प्लेन? यहां तक कि लॉन्ग बीच के पुलिस चीफ ने तो दावा किया कि उन्होंने 12,000 फीट की ऊंचाई पर कोई 25 प्लेन देखे। 25 प्लेन? ये तो बहुत बड़ी बात है। पर अगर इतने प्लेन थे और इतनी फायरिंग हुई तो कोई गिरा क्यों नहीं? कोई मलबा क्यों नहीं मिला? यही तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। इतनी जबरदस्त फायरिंग हुई, लेकिन न कोई दुश्मन का प्लेन गिरा, न जमीन पर कोई बम गिराया गया, न ही हमले का कोई और सबूत मिला। सुबह जब उजाला हुआ तो सेना के पास दिखाने को कुछ था ही नहीं, सिवाय अपने ही गोलों के छर्रों के। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में कुछ नुकसान तो हुआ होगा। लोगों को चोटें आईं, जाने गईं। सीधे तौर पर दुश्मन की वजह से या फायरिंग से तो कोई नहीं मरा, लेकिन हाँ, उस रात के ब्लैकआउट और दहशत की वजह से कम 5 लोगों की जान चली गई। कैसे? 3 लोग तो घबराहट में हुए कार एक्सीडेंट्स में मारे गए और 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। इसके अलावा जो एंटी एयरक्राफ्ट गोले फटे, उनके शेल और छर्रे नीचे गिरे, उनसे कई इमारतों, घरों, कारों को नुकसान पहुंचा। सड़कें छर्रों से पटी पड़ी थी सुबह। और जैसा कि ऐसे माहौल में अक्सर होता है, शक की सुई कुछ खास लोगों की तरफ भी घूमी होगी। इल्जाम था कि उन्होंने ब्लैकआउट के नियम तोड़े या दुश्मन को सिग्नल देने की कोशिश की। ओहो! ये उस माहौल को दिखाता है जहां जापानी मूल के अमेरिकी नागरिकों पर शक बहुत बढ़ गया था। याद रखना जरूरी है कि ठीक 5 दिन पहले 19 फरवरी को ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1966 साइन किया था। हाँ, जिसने वेस्ट कोस्ट से हजारों जापानी अमेरिकियों को नजरबंदी कैंपों में भेजने का रास्ता खोला था। बिल्कुल। तो इस लड़ाई ने उस डर और शक को शायद और हवा दे दी। तो सुबह हुई, दुश्मन गायब, पर शहर में नुकसान हुआ, जाने गईं। अब सरकार की बारी थी। क्या सफाई दी उन्होंने? क्या सेना और नौसेना एक ही बात कह रहे थे? यहीं से मामला और उलझ जाता है। सरकार के अंदर ही जबरदस्त कंफ्यूजन और विरोधाभास था। जो नेवी सेक्रेटरी थे फ्रैंक नॉक्स, उन्होंने तो फटाफट इसे झूठा अलार्म बता दिया। झूठा अलार्म? हाँ, कहा कि ये सब चिंता और युद्ध के तनाव यानी वॉर्नर्स का नतीजा था। मतलब उनके हिसाब से कुछ था ही नहीं, बस घबराहट थी। अच्छा, तो नेवी कह रही है कुछ नहीं, लेकिन सेना ने तो गोलियां चलाई थी। उनका क्या कहना था? सेना का स्टैंड, खासकर जो वॉर सेक्रेटरी थे हेनरी स्टिम्सन, उनका बयान बिल्कुल अलग था। स्टिम्सन ने नॉक्स की बात को काटा और कहा कि नहीं, लॉस एंजल्स के ऊपर कम से कम 15 अनजान विमान थे। 15? हाँ, और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी थ्योरी भी दी। कहा कि ये प्लेन्स शायद दुश्मन एजेंटों के चलाए हुए कमर्शियल प्लेन हो सकते हैं, या फिर जापान के वेस्ट कोस्ट पर कोई सीक्रेट बेस हो सकता है जहां से ये उड़ाए गए। कमर्शियल प्लेन दुश्मन एजेंट चला रहे हैं, ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। और जो जमीन पर कमांड थी सेना की, उनका क्या कहना था? वेस्टर्न डिफेंस कमांड, जो सीधे ऑपरेशन देख रही थी, उनका बयान तो और भी कंफ्यूजिंग था। उन्होंने माना कि हाँ, अनजान विमान दिखे थे, लेकिन साथ ही कहा कि न कोई बम गिराया गया और न ही कोई विमान मार गिराया गया। मतलब नेवी कह रही है कुछ नहीं, वॉर सेक्रेटरी कह रहे हैं 15 प्लेन थे, और जमीनी कमांड कह रही है प्लेन थे पर कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, पूरी तरह से कंफ्यूजन था। हर कोई अलग बात कह रहा था। ऐसे में तो जनता और मीडिया में शक होना ही था। क्या रिएक्शन था मीडिया का? मीडिया में काफी सवाल उठे। कई अखबारों को लगा कि सरकार या तो कुछ छिपा ही है या पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। लॉन्ग बीच इंडिपेंडेंट ने तो लिखा, पूरे मामले पर एक रहस्यमयी चुप्पी है और सेंसरशिप की बू आ रही है। सेंसरशिप? हाँ, कैलिफोर्निया के एक कांग्रेसी थे लीलैंड फोर्ड, वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने पार्लियामेंट्री जांच की मांग कर डाली। उन्हें लगा कि सरकार या तो नाकाबिल है या सच नहीं बोल रही। तो अगर ये जापानी हमला नहीं था, जैसा कि बाद में साफ हुआ, तो फिर ये सब था क्या? वो आसमान में क्या चीज थी जिस पर 1400 गोले दाग दिए? क्या थ्योरीज हैं? ये गुब्बारों की थ्योरी। मौसम के गुब्बारे? हाँ, सेना मौसम की जानकारी के लिए रेगुलरली गुब्बारे छोड़ती थी। हो सकता है उस रात छोड़ा गया कोई गुब्बारा या गुब्बारे रडार पर आ गए हों।
अच्छा। अब सोचिए, रात का अंधेरा, सर्च लाइट की तेज रोशनी, रडार ऑपरेटर और सैनिक जो शायद उतने अनुभवी नहीं थे या थके हुए थे, और सबसे बड़ी बात, हमले के डर से पहले से ही भरे हुए थे। उन्होंने गुब्बारे को दुश्मन समझ लिया। बिल्कुल मुमकिन है। और एक बार जब फायरिंग शुरू हो गई तो पैनिक और कॉन्फर्मेशन बायस, मतलब आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, उसने मामले को और बिगाड़ दिया। तो ये एक तरह का फ्रेंडली फायर जैसा था, पर दुश्मन पे नहीं, अपने ही गुब्बारों पर। ज्यादातर यही माना जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर, जैसा हम नेवी सेक्रेटरी ने भी कहा था, वो था वॉर नर्व्स, युद्ध का तनाव। हाँ। पर्ल हार्बर और एलवुड हमले के बाद सब हाई अलर्ट पर थे, जरा सी आहट पर भी चौंक जाते थे। उस जमाने की ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जहां रडार ऑपरेटर्स ने मछुआरों की नावों को, व्हेल के झुंड को, यहां तक कि पानी में तैरते लकड़ी के बड़े टुकड़ों को भी गलती से जापानी सबमरीन समझ लिया था। बाप रे। तो ये मास साइकोलॉजिकल टेंशन का भी मामला हो सकता है। और वो स्टिम्सन वाली कमर्शियल प्लेन थ्योरी या जापानी हमले की कोई और गुंजाइश? स्टिम्सन की थ्योरी को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, उसका कोई बेस नहीं था। कुछ और आइडियाज भी थे, जैसे जापानी सबमरीन से छोड़े गए छोटे टोही विमान। क्या जापान के पास ऐसे विमान थे? हाँ थे, पर इस बात का कोई सबूत नहीं कि उस रात उनका इस्तेमाल हुआ। एक और थ्योरी जापान के फूगो बलून बॉम्ब की थी। फूगो बलून बॉम्ब? हाँ, ये बड़े गुब्बारे होते थे जिनमें बॉम्ब लगाकर हवा के बहाव के साथ अमेरिका भेजा जाता था। लेकिन फूगो बमों का इस्तेमाल नवंबर 1944 में शुरू हुआ था, यानी इस घटना के लगभग 2.5 साल बाद। तो 1942 में ये हो ही नहीं सकते थे। अच्छा, तो ये थ्योरी भी खारिज। और फिर वो यूएफओ वाली बात जो आजकल भी सुनने को मिलती है, उसका क्या आधार है? हाँ, ये थ्योरी बाद में, खासकर 70s के दशक के बाद, यूएफओ में इंटरेस्ट रखने वालों में काफी पॉपुलर हुई। इसका मेन बेस लॉस एंजलिस टाइम्स में छपी एक फोटो है। फोटो? हाँ, उस फोटो में रात का आसमान है, कई सारी सर्च लाइटें एक अनजान डिस्क जैसी चीज पर फोकस कर रही हैं। लोग इसे एलियन स्पेसशिप का सबूत बताते हैं। लेकिन बाद के एनालिसिस में पता चला कि अखबार में छपने से पहले उस फोटो के नेगेटिव से छेड़छाड़ की गई थी, उसे रीटच किया गया था ताकि वो चीज ज्यादा साफ और रहस्यमयी लगे। ओरिजिनल नेगेटिव में वो चीज बहुत धुंधली है और शायद सिर्फ लाइट का कोई इफेक्ट हो या कोई और मामूली चीज। तो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही लगती है कि मौसम के गुब्बारे और युद्ध के तनाव का मिलाजुला असर था ये सब। इस पूरी घटना का दूरगामी असर क्या रहा? इसके कई असर हुए, जैसा हमने पहले कहा। सबसे दुखद और सीधा असर जापानी अमेरिकी कम्युनिटी पर पड़ा। हालांकि ये घटना सीधे तौर पर नजरबंदी की वजह नहीं बनी, पर इसने उस माहौल को जरूर हवा दी जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 9096 को लागू करना आसान हो गया। हाँ, लोगों के मन में शक और गहरा हो गया होगा। बिल्कुल, ये उनके खिलाफ जो पूर्वाग्रह थे उन्हें मजबूत करने का एक और बहाना बन गया। ये वाकई चिंता की बात है कि कैसे एक गलतफहमी भी इतना नुकसान कर सकती है। और सरकार के लेवल पे क्या असर हुआ? सरकार ने मीडिया सेंसरशिप का इस्तेमाल किया, शुरू में शायद पैनिक रोकने के लिए और अपनी मिलिट्री की कमियों को छिपाने के लिए। और बाद में भी? हाँ, बाद में जब 1944-45 में फूगो बॉम्ब सच में अमेरिका पहुंचने लगे, तभी सेंसरशिप लगाई गई ताकि जापान को पता न चले कि उनके बम पहुंच रहे हैं या कितने असरदार हैं। इसे नेशनल सिक्योरिटी का नाम दिया गया। क्या सेना ने इस घटना से कोई सबक सीखा? कुछ सुधार हुए? हाँ, मिलिट्री नजरिए से देखें तो कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हुए। इस झूठे अलार्म ने सेना को उनकी रडार सिस्टम और ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग की कमियों के बारे में बताया। अच्छा। इसके बाद रडार टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। भविष्य में ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए ज्यादा साफ प्रोटोकॉल बनाए गए कि भाई कोई भी संदिग्ध चीज दिखे तो उसकी पहचान और पुष्टि ठीक से की जाए। इंफॉर्मेशन फ्लो को भी सुधारा गया। और क्या आज भी इस घटना को किसी तरह याद किया जाता है? इसकी कोई लेगेसी है? हाँ, इसे भुलाया नहीं गया है। लॉस एंजलिस के फोर्ट मैकार्थर में एक म्यूजियम है। ये वही जगह है जहां उस रात इस्तेमाल हुई कुछ तोपें थीं। वो म्यूजियम हर साल फरवरी में द ग्रेट LA एयर रेड नाम से एक इवेंट करता है। अच्छा। हाँ, उस रात की घटनाओं को याद करते हैं। इसके अलावा ये पॉप कल्चर में भी आ गई है। स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म है 1941, वो इसी घटना पर बेस्ड है। हालांकि वो मजाकिया अंदाज में दिखाती है। हाँ, मैंने सुना इस के बारे में। और एक मशहूर रॉक बैंड है रेज अगेंस्ट द मशीन। उनके एक बहुत हिट एल्बम का नाम है द बैटल ऑफ लॉस एंजलिस। शायद वो इसी घटना की अफरा तफरी और कंफ्यूजन से प्रेरित हो।
तो कुल मिलाकर लॉस एंजलिस की लड़ाई वर्ल्ड वॉर II की उन गिनी चुनी घटनाओं में से है जो आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी हैं, जहां सच, डर, अफवाहें, अटकलें सब आपस में उलझ गए हैं। निश्चित रूप से। और सबसे अहम बात यह है कि जंग खत्म होने के बाद जापान ने साफ कहा कि उस रात उनका कोई प्लेन लॉस एंजलिस के आसमान में था ही नहीं। तो जो भी था वो दुश्मन नहीं था। ये घटना हमें दिखाती है कि जंग के माहौल में जब डर और अनिश्चितता सबसे ऊपर होती है तो कैसे सामूहिक भ्रम पैदा हो सकता है, कैसे सबसे ट्रेंड लोग भी परछाइयों पर गोलियां चला सकते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक स्टडी है कि कैसे संकट के समय इन्फॉर्मेशन फैलती है, कैसे सरकारी बयान भी अलग अलग हो सकते हैं और कैसे डर लॉजिक पर हावी हो सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दुश्मन का डर कभी-कभी असली दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और ये सवाल भी तो उठता है कि अगर वो सचमुच सिर्फ मौसम के गुब्बारे थे, तो ये कितना डरावना है कि सिर्फ एक गलत पहचान की वजह से पूरा शहर घंटों दहशत में रहा। सेना ने हजारों गोले दाग दिए और बेगुनाह लोगों की जानें भी चली गईं। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी और हथियारों के साथ साथ इंसानी साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग को समझना कितना जरूरी है, खासकर प्रेशर वाली सिचुएशन में। बिल्कुल। एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है, ये घटना लगभग 80 साल पहले हुई थी, लेकिन क्या आज के जमाने में जहां इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और भी तेजी से फैलती है, क्या हम ऐसी ही किसी सामूहिक घबराहट या गलत पहचान के शिकार नहीं हो सकते? बहुत जरूरी सवाल है ये। शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1942 में था।